चलिए, तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे कि अक्सर चीजें थोड़ी मिस हो जाती हैं। तो फटाफट आप लोग सघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण मुझे एक बार बता दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट भी करके कहीं ना कहीं रखा होगा, और ये नोट जो है आप लोग एग्जाम से तुरंत पहले जरूर एक बार रेफर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि चीजें दिमाग में स्पष्ट रूप से रह जाएंगी और छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करके आएंगे। सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, कौन बता रहे हैं? सर मैं बताना चाहूंगी। सर जी। सर जो स्वर हैं वो तो सारे के सारे ही अल्प प्राण हैं और सारे सघोष होते हैं। और व्यंजनों की बात अगर की जाए तो सारे जो वर्गों का, पांचों वर्गों का पहला और दूसरा तो अघोष होता है और बाकी के 3 अक्षर सघोष होते हैं। और अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण दूसरा और चौथा। कोई अन्य बताए? अघोष होता है 1 2 श श स, और सघोष होता है 3 4 5 अंतस्थ ह। महाप्राण होता है 2 4, मतलब ऑल्टरनेट करके, जैसे अल्प प्राण होता है 1 3 और 5, तो महाप्राण होगा 2 4। और कोई? और अल्प में य और ल भी आता है, और महाप्राण में श श स ह आता है। सर महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है और समस्त ऊष्म वर्ण आते हैं, जो श, षटकोण वाला श, स और ह। सर एक बार मैं बताना चाहूंगा सर। हाँ, सर बताइए। अघोष होता है सर, उसमें क्या होता है, अघोष में जिसमें बहुत कम कंपन होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण होता है और तीनों स होते हैं। यह इसकी कुल संख्या 13 होती है। यह अघोष होता है। अघोष में सभी स आते हैं। और सघोष में जिसमें ज्यादा कंपन होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है, सभी स्वर होते हैं और य र ल व ह होता है। ये सघोष में होता है। और अल्पप्राण महाप्राण की बात करें तो अल्पप्राण में कम वायु बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आते हैं और सभी स्वर होते हैं जो अल्पप्राण में होते हैं। इनकी संख्या कुल 30 होती है। महाप्राण में ज्यादा वायु बाहर निकलते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन होता है। इनकी संख्या कुल 14 होती है। उष्म व्यंजन में सर आ जाएंगे यहाँ पे श, तीनों स और ह। तो ये इन चारों की परिभाषा और साथ में ये है सर, इसमें कुछ छूटा नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल कल बढ़िया। एक 50 प्रश्नों का मैंने एक पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया था। उसे किया था आप लोगों ने अटेम्प्ट? जी सर, मैंने किया है। तो आपने आंसर की, उसका मतलब आंसर की साझा किया था? नहीं सर, साझा तो नहीं किया था। और किसने अटेम्प्ट किया था? क्या? चलिए, तो आप लोग ऑफ स्क्रीन नहीं करेंगे तो हम ऑन स्क्रीन कराएंगे, क्या करेंगे? मुझे अभिषेक जी, जी हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जी। कि अल्प प्राण और महाप्राण के लिए सभी लोग अच्छा से याद किया है लोग कि पहला और तीसरा जो है अल्प प्राण है, दूसरा चौथा जो भी है महाप्राण है। तो उसके लिए एक तरीका है, अगर इनकेस एग्जाम हॉल में आप भूल जा रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण,
तो सिंपल सा ट्रिक है कि आप हाथ अपने फेस के सामने ऐसे रखिए, क ख। जैसे आप ऐसे बोलेंगे ना क ख, तो आपको पता चलेगा कि क बोल रहे हैं तो आपके हाथ पे कम वायु का प्रभाव पड़ रहा है, और ख बोलेंगे तो ज्यादा वायु का प्रभाव पड़ेगा। मतलब मुंह से ज्यादा हवा निकल रहा है तो ख है, कम हवा निकल रहा है तो क है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा ट्रिक है अल्पप्राण और महाप्राण याद रखने के लिए। इन केस कभी भूल गए गलती से, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अब महाप्राण होगा या अल्पप्राण होगा, तो उस समय आप ऐसे करके भी और अपने विकल्प का चयन कर सकते हैं। संतोष जी, एक मैंने छोटा सा 50 प्रश्नों का पीडीएफ शेयर किया था कल शाम को। मुझे ऐसा लगा था कि वह पीडीएफ हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और एट पार है। तो हमारे सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कहाँ पे व्यस्त है पता नहीं, कि किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया पता नहीं। तो क्या उसे हम लोग ऑन स्क्रीन करवा लें? 50 क्वेश्चन से हार्डली 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है सभी लोगों को कि बहुत पढ़ाई हो गई, अब कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ पढ़ के पक गए हैं? नहीं सर, करवा लीजिए। नहीं सर, सर दिन में करवा 2 घंटे दीजिए। का टेस्ट दिए और उसके बाद और कुछ सेक्शनल भी सॉल्व कर चुके थे, आंख लाल हो चुकी थी शाम तक। और सर पता है क्या हो रहा है, जितना एग्जाम पास आ रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, डर लग रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, डर निकालते हैं आप लोगों का। कुछ अच्छे प्रश्न मुझे लगे थे, इसलिए मैंने आपको शेयर किया था। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। मुझे लगा ये कुछ इसी प्रकार का लेवल, यही लेवल रहता है हमारा। दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1? जी सर। हाँ, कुछ लोगों का अभी से रेस्ट टाइम चल रहा है। रेस्ट टाइम एग्जाम के एक दिन पहले होता है, 4 दिन पहले से एग्जाम का रेस्ट टाइम नहीं चलता है। ABCD क्या होगा? क्रेडिटर्स होगा। सर रेसिपिएंट्स, सर रेसिपिएंट लग रहा है। रेसिपिएंट्स होना चाहिए। सी। नो सर, डी। सर होगा डी सर? ऑप्शन। डी, क्रेडिटर्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। बहुत सिंपल है। When we were kids, we were the recipients of used text books from the community. From की जगह यदि टू लग जाता तो क्या होता? तो फिर देना होता है, तो फिर डोनर्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम की वजह से रेसिपिएंट हो गया। रेसिपिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। यंग हो He was young. यंग। young, क्वेश्चन नंबर 3। was Was. ग्लासेस है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और पेयर का जिक्र हुआ है। लेकिन अ पेयर लग गया है ना, अ पेयर। ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलतियां बहुत होती है, कॉमन एरर में क्वेश्चन बहुत आता है। सो जब भी अ पेयर आएगा, अ पेयर के बाद में भले ही जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, परंतु प्लूरल फॉर्म में रहने के बावजूद भी जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वह सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। लीड। लेड, डी। सी या डी? लेड। LAID। लेड, डी, लेड। लेड। क्या है लेड का, कैसे चलता है फॉर्म? लेड लेड या लेड लेड लेन?
ले लेड ले सर ले ले- लेड लेड ले लेड लेन ना। जी ले लेड लेड हाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ले का ऐसे फॉर्म चलता है ले, लेड और लेन, ठीक है। और लाई का ऐसे फॉर्म चलता है लाई, ले और ले लेन। और लेन। ये मैंने आप लोगों को जब वर्ब मैंने पढ़ाया था तब ये पढ़ाया भी था। लाई का फॉर्म ऐसे चलेगा लाई ले लेन, ले का चलेगा ले लेड लेड। तो यहाँ ले जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, यहाँ ले जो है ये पास्ट फॉर्म में है ना, तो ये लाई का होगा। और तीसरा एक और चलता है लाई झूठ बोलना लाई लाइड 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 लाइड। हाँ तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, इनको आप ध्यान रखेंगे। लाई लाइड लाइड, लाई ले लेन, ले लेड लेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा आपका डी यानी कि लेट। डी। चलिए एज इन लाइफ हार्ड वर्क एंड डैश Determination. ऑलवेज ब्रिंग। डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन। ठीक है कुछ तो आसान है, ऐसे ही प्रश्न पत्र भी मिलेगा little आपको मिला knowledge. जुला। द सेइंग डैश लिटिल नॉलेज इज डैश डेंजरस थिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन यूज। बताइए ए लिटिल नॉलेज इज ए A डेंजरस little थिंग। knowledge. a little Little knowledge. द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नो नो सर ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। कहाँ पढ़ लिए हो यार आप? और लिटिल नॉलेज। द लिटिल नॉलेज दही सही है ना? अपराजिता जी बोल रही दही सही है। देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना। सर ये प्रोवर्ब है ए लिटिल नॉलेज इज ए कंफ्यूज नहीं होना है डेंजरस आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग ये प्रोवर्ब है, इसी फॉर्म में यूज होता है, आपको इसी फॉर्म में ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा हूँ और तुरंथ आप लोग अ से द और द से अ पे आ जा रहे हैं। हाँ द से आप लोग अ पे आ जाना है, द से अ पे नहीं आना है ना। जो चीजें ध्यान है उनको मतलब इस तरह के ऑप्शंस, मैं चूंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखाया था तो इसलिए आप सभी लोगों ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया था, पर यही ऑप्शन सामने रहता तो कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाता, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। खैर आगे बढ़ते हैं। द वॉर बिटवीन द टू नेशंस हैज लेफ्ट मेनी पीपल रिप्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, अनप्लेस्ड। Replaced. डिस्प्लेस्ड होगा। डिस्प्लेस्ड होता है। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। Sir, B should be there. बी होगा बी। Why should not be C? सर मिसप्लेस तो गलत जगह पे रख देना होता है, ठीक है भूल जाना। डिस्प्लेस्ड हो गए बहुत लोग। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसे? सर पलाइट हो गए वहाँ से। सर विस्थापित। डिस्प्लेस्ड विस्थापन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन। हाँ विस्थापित। ठीक है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8। स्थानांतरण भी तो बोल सकते हैं। हाँ जी स्थानांतरण तो किसी के द्वारा किया जाता है। नहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण नहीं होता है, ट्रांसफर स्थानांतरण होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस। हाँ मेटामॉर्फोसिस। अभी परसों के बाद अभी आप लोगों का हिंदी इंग्लिश शुरू हो जाएगा यूपीएससी के लिए, इसलिए बोलना नहीं है। और वैसे भी हिंदी इंग्लिश ध्यान रखने से इंग्लिश करने में बहुत आसानी मिलती है, बहुत मतलब कई सारे शब्द जो होते हैं उनका अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है, बट यदि उनका हिंदी अनुवाद आप समझ लें तो आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा सही ऑप्शन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन ए फ्यू। क्यों होगा सर? सर डी होगा मीगर इनकम। सर विच द फ्यू तो कहीं नहीं होता है, मीगर इनकम हमको तो हमेशा a few सुना है। तो द फ्यू तो ऑप्शन वर्क ही नहीं करेगा, द सम ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, द ए लिटिल ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। सर ये तीनों ही ऑप्शन द आर्टिकल के साथ वर्क नहीं करेंगे। तो बचता क्या है? डी। तो यहाँ वैसे भी एलिमिनेशन मेथड से डी लग जाएगा। मीगर मतलब क्या होता है? मीगर कमी होना सर किसी का। स्कार्सिटी पैल्ट्री बहुत बहुत कम। पैल्ट्री हाँ बिल्कुल एक्सिग्यूअस बिल्कुल एग्जैक्टली स्कार्सिटी एग्जैक्टली बिल्कुल सही। चलिए recently there has been an increase in child kidnapping cases and the demand for हाँ जी रैंसम रैंसम फिरौती बोलते हैं। ब्राइब क्या होता है? रिश्वत कंपेंसेशन क्या होता है? क्षतिपूर्ति
खजाना प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति हो रही सर, Revenue- कॉम्पनसेशन, राजस्व कर या राजस्व राजस्व कर, हाँ, रैंसम क्या होती है? फिरौती, फिरौती। फिरौती मांगना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीस अ पाम से ड्राई भी होता है। लगभग आपके एग्जाम का लेवल है, लगभग आपके एग्जाम का लेवल। should have should have should have Should have been. should have been. शुड हैव शुड बीन हैव बीन या सर, वुड हैव बीन? नो सर, शुड हैव बीन, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। बताइए। surprisingly Surprisingly. अच्छा, तो बिग्रजिंगली क्या होता है? झुंझलाहट पूर्वक, झुंझलाहट, ग्रज का मतलब झुंझलाहट, पेनस्टेकिंगली क्या होता है? कष्ट दर्दपूर्वक, प्रदायक, तो मतलब सही ऑप्शन क्या होगा? सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली। देखिए मेरा क्वेश्चन। ओहो, थोड़ा ब्लर हो गया, मैं पढ़ देता हूँ। According to. according to my grandparents, अकॉर्डिंग टू, ब्लर कैसे हो गया ये? नीचे ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। नीचे ठीक है। According to my grandparents, I was their favorite grandchild. Grandchild. हाँ, ये ठीक है, तो अब वैसे भी आसान है। सर अगर अकॉर्डिंग के साथ इन ओपिनियन टू आ जाए तो ऑप्शन में कौन सा बेटर होगा? हाँ जी, इन ओपिनियन टू, अकॉर्डिंग की जगह इन ओपिनियन टू आ इन जाए तो ओपिनियन टू तो होगा ही नहीं। इन ओपिनियन के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा सर फिर? In Of opinion, आएगा। इन ओपिनियन ऑफ। सर मैंने कहीं सुपरफ्लिशियस में पढ़ा था इनके बारे में, अकॉर्डिंग टू की बजाय इन ओपिनियन टू का यूज बेटर रहता है। अकॉर्डिंग टू की जगह पे इन ओपिनियन टू माय ग्रैंड पेरेंट्स। जी सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा रहेगा तो। हो सकता है सर मैं हाँ, एक गलत बार हूँ शेयर कोई। कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर नहीं, लीजिएगा। वो ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू मी यूज नहीं होता। a or the, Option A. a or the, a definite article the is used for the noun that is specific in nature. एक बार फिर सोचिए, और डिफिनिट आर्टिकल द यूज्ड फॉर। हाँ जी, C नहीं, यहाँ ये द होगा सर डी ऑप्शन लग रहा या फिर no होगा। देखिए, ये तो होगा नहीं, तो आप इसको तो आप हटा दीजिए। दिस इज एलिमिनेटेड एंड दिस इज आल्सो एलिमिनेटेड। नो आर्टिकल तो लगेगा नहीं। ऑप्शन डी इज राइट सर। ये दोनों एलिमिनेट बचा, ए और बी, ए और सी। सर ए एंड बी ऑप्शन बी होना द चाहिए। डेफिनिट आर्टिकल। तो एक ही है, द। हाँ जी, Sir, C option. सी होना चाहिए क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल तो एक ही होता है, लेकिन नाउन तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। एग्जैक्टली, एक ही डेफिनिट आर्टिकल होता है ना, उसी के बारे में इन पार्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार द डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर अ नाउन दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर होना हाँ चाहिए। सर। सर डी क्यों नहीं होगा सर? डी कैसे होगा? डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर नाउन दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। नहीं, फॉर अ नाउन दैट इज स्पेसिफिक। देखिए, यहाँ तो अ लगेगा ही लगेगा, ओके सर। यहाँ तो आर्टिकल पहले आ लगेगा, उसके बाद फिर उस नाउन के लिए द यूज होगा। संतोष जी, आपका क्या ओपिनियन है? फर्स्ट में द होना चाहिए, सेकंड में ये होना चाहिए, जैसे क्या होगा। एग्जैक्टली, द और ए, ये इसका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। हर्षल। herself, C. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। in the car, इन द कार। सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है पूरा। नहीं दिख रहा? दिख रहा है। बड़ा करूं? अब दिख रहा है। जूम हो गया होगा।
इन द कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन डी सर लग रहा है, ब्लडेड आउट। He bought out everything about the surprise birthday trip that he had planned for our father. बताइए। बी ही होना चाहिए सर। सर बॉट आउट होना चाहिए। डी, बॉट बताइए, आउट। मुझे मीनिंग बताइए। बर्ट आउट का मतलब बताइए, ब्लडेड आउट का मतलब बताइए। बाई से बॉट बनाया है। बाई का बॉट। ब्लडेड आउट का मतलब क्या है? बर्ट आउट का मतलब किसी चीज को बताना, एक्सप्लेन करना। कमर ऐसा लग रहा है जैसे धुंधला धुंधला कुछ, जैसे ब्लर है ना। बिना सोचे समझे कुछ बोलना। हाँ, ब्लडेड आउट का मतलब क्या है? उसने हमारे बर्थडे प्लान के बारे में सब कुछ उगल दिया। जी सर। तो एक तो ये होगा, और क्या है? बॉट आउट का मतलब क्या है? बॉट खरीदा गया, है ना। तो देखिए, अब चूंकि यहाँ पे सरप्राइज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर बॉट आउट मतलब उसने सब कुछ खरीदा, है ना। तो ये उतना सुटेबल नहीं लग रहा है। He blurted out everything about the surprise birthday because it was surprised. He was not supposed to blurt it out, but he did it. So he blurted out everything about the surprise birthday trip that we had planned for our father. Belted out का मतलब क्या है? बेल्ट का सिर्फ टाइट करना, किसी को बांधना। कमर कसना होता है क्या? और साउट आउट का मतलब क्या है? शॉर्ट का मतलब चाहना। अरे चिल्लाना। आउट। साउट आउट का मतलब नहीं, साइड का है क्या? हाँ, साइड से साउट शॉर्ट बना है। to ask for something। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्लर्टेड आउट, मतलब उगल। ब्लर्टेड आउट इसका सही उत्तर होगा। ब्लर्टेड आउट। ऑप्शन डी होगा 17। ऑप्शन इज नॉट विजिबल। यस सर। हाँ, नाउ इट्स विजिबल। तो डी होगा सर। बोथ एंड होगा। इधर राहुल। डी। इधर राहुल और साहिल इज टू बी, क्योंकि यहाँ पर सर बोथ लगा हुआ है। राहुल एंड साहिल। अच्छा, इज बोथ लगेगा तो आर होना लग जाएगा। इधर होगा इधर आर। सर अपना माइक ऑफ है। सर आपका माइक। मैं तब से बोले जा रहा हूँ। ओके सर हमने बोला ही बीच में। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अल्दो और एंड होगा नहीं, नाइदर के साथ नॉर लगता है तो ये भी गलत है ना। बोथ और एंड होगा तो फिर यहाँ पे आर लगने से कैन बी अप्रोप्रिएट। सो आइदर और जब लगेगा तो यहाँ इज लग जाएगा, है ना। चलिए, ये बताइए। द एग्जीबिशन टू बी ऑन डिस्प्ले नेक्स्ट वीक डैश हाईलाइट द plight of the refugees of the war between Ukraine and Russia। बताइए, ऑप्शन तो दिखाई। ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन तो है, दिखा दीजिए। ये क्या हो सकता है ऑप्शन? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। चलिए, ऑप्शन हम दिखा देते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है। was, where, have, will। सर विल विल है सर आंसर। चलिए,
will. नेक्स्ट वीक है तो will. ठीक है। अच्छा, एक ये नरेशन का सेंटेंस है, वैसे इजी है। He said fire burns. That fire burns. बंस C. ही He होगा। said that fire burns, है ना? Yes, sir. डी नहीं होगा अपराजिता जी, Only क्योंकि C. फायर बर्न्स इज ये अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ट्रूथ, ये चेंज नहीं होगा। आज दिन में किसी ने एक नरेशन का क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। मुझे तो उसमें कुछ इतना विशेष नहीं लगा था, पर क्यों डाउट आया था आपको जिसने भी पूछा था, वो मैं एक बार देख लेता हूँ। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करते चले भी तो अच्छा है। एक नरेशन का क्वेश्चन था आज, मैं आपके सर सारे ऐसे कुछ था क्वेश्चन। इट वाज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ he हाँ asked, do you एग्जैक्टली, do you go to school every day? हाँ बिल्कुल। ही आस्क्ड डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, बताइए। ये यहाँ पे गोज ही हो जाएगा, एवरीडे रहेगा और गोज रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। ही आस्क्ड If. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, बताइए। सर इसमें हैबिचुअल एक्शन लग रहा है, इसलिए टेंस नहीं बदलना चाहिए। He यही asked if you कंफ्यूजन हुआ था। he asked if I go to school every day. सर लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तो सवाल पूछा जा रहा है, ये आदत जैसा नहीं फील हो रहा। आप बताइए क्या बनेगा। सर वेंट वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। बोलिए ना, बताइए। सर मैं तो देख ही नहीं पा रही। सेंटेंस बताइए मुझे। सर he asked that He asked if he asked if I went to school every day. पर वो तो बुझ जाता है ना, तो इसका तो ये नहीं हो रही है। सर यहाँ मैं बोलूं? एवरीडे है, एवरीडे है, लेकिन प्रेजेंट आदत में ही वाला होना सेंस तो चाहिए। नहीं आ रहा है ना। अगर हमें बताया जाए कि वो जाता है तब तो है कि आदत है उसकी, मतलब उसे हैबिचुअल ट्रुथ मान सकते हैं। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन किया जा रहा है, हमें तो नहीं पता है ना कि वो जाता है या नहीं जाता है। लेकिन सर यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट में ही होगा, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आप खाना खाते हैं तो बोलिएगा ये, वहाँ पे तो मतलब वो जो क्वेश्चन कर रहा है उसी का तो आंसर आप दे रहे हैं ना, तो वो मतलब प्रेजेंट में ही दे रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट ही होना चाहिए। पास्ट एक चीज भी तो है ना भैया कि खाना खाना तो एक मतलब हैबिचुअल एक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि खाने के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन लोग अनपढ़ भी तो स्कूल नहीं तो जा सकते ना। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन तो वो मतलब जो कर रहा है कि तुम जाते हो, तो वो ना भी तो बोल सकता है ना, लेकिन यहाँ पे बोलेगा तो वही सेंस में ना। तो बनाइए आप नहीं, आप I- मुझे इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बताइए। सर he asks if I go to school every day. अच्छा, मैं सेंटेंस लिखता हूं। He inquired whether I used to go to school daily. He inquired whether I used to go to school daily. सर एक सेंटेंस मैंने ग्रुप में डाला है जो एसएससी पिछली बार पूछा था, वो भी देख लीजिए। He inquired whether I used to go to school daily. जी संतोष सर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए बोलिए ना, ये लोग बताएंगे। फिर
क्लियर हो जाएगा सबका डाउट। ऑलवेज, एवरीडे, ये सब तो हमेशा हैबिचुअल एक्शन ही होगा, है ना। यूज टू करो बिल्कुल नहीं बदलता है, यूज टू तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, आप लोग ये जो सेंटेंस सामने है, ही इंक्वायर्ड वेदर आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। अब इसको आप रिवर्स करके दिखाइए। आप पहले वाला क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आप इसको रिवर्स करके दिखाइए। रिवर्स कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों रेलिवेंट हो, आप इसको इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र वाक्य समझ करके इसको आप सॉल्व कीजिए। He asked, "Do you go to school daily?" ये जैसे है सर ऐसे ही रहेगा, इसमें चाहे इनडायरेक्ट में रहे चाहे डायरेक्ट में, इसका आप बनाइए, सेंटेंस बनाइए, आप सेंटेंस बताइए। जी सर। He inquired, "Are you used to go to school daily?" आर यू यूज टू कैसे होगा मैडम? कौन सा नियम है? I am used to it. आर यू यूज टू? He said, "Do you He go to inquired. He said, या फिर पहले he asked, "Do you go to school daily?" इसका ही होगा। पहुंच गए, वहीं पे पहुंचे आप। कुल मिला के आप लोगों को उत्तर मिल गया है। जी सर, यही है, डू यू गो टू स्कूल, क्योंकि ये तो पास्ट वाली हैबिट हो जाएगी ना, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ये तो पास्ट वाली हैबिट बताती है, मैं जाता था। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। बाय द थर्ड वीक द लिटिल बर्ड्स वे रेडी। सर मैंने कमेंट में सेंटेंस लिखा सर, उसका बताइएगा। बताएंगे आएंगे। By the third week, the little birds were ready to break the nest, fly the nest, flight the nest, jump the nest. Jump the nest? Jump the nest या फिर B और D में सर कंफ्यूजन है। ये चारों जो फ्रेज हैं उनका मतलब बताइए। ब्रेक द नेस्ट क्या है, फ्लाई द नेस्ट क्या है, फ्लाइट द नेस्ट क्या है, जंप द नेस्ट क्या है? सर फ्लाई द नेस्ट है। यदि सर ये फ्रेजल वर्ब है तब तो सर नहीं आता है। ऑब्वियसली फ्रेजल वर्ब है, तभी इस तरीके से किया हुआ है। सर फ्लाइट द नेस्ट। फ्लाई द नेस्ट का मतलब क्या हुआ? अपना नेस्ट छोड़ के। सर फ्लाइट द नेस्ट का उड़ान भरना। ब्रेक द नेस्ट का मतलब क्या हुआ? नेस्ट को तोड़ देना। और फ्लाइट द नेस्ट यही है, नेस्ट को उड़ा देना। जंप द नेस्ट सर ब्लास्ट कर देना, उड़ा दिया। सर जंप द नेस्ट ही एप्रोप्रिएट मतलब। सर फ्लाइट द नेस्ट। सही उत्तर होगा बी, फ्लाई द नेस्ट। ठीक है, फ्लाई द नेस्ट। अच्छा, फ्लाई द नेस्ट। हाँ ठीक है। चलिए, अब आता है बैड एग मीन्स व्हाट? B सर। B। Someone who does bad things, someone who brings bad luck, someone who believes in bad luck, someone who cares about bad luck. So someone who brings bad luck. Brings bad luck is called bad egg. Beg to differ. To politely disagree. Politely disagree. To politely disagree. ठीक है। चलिए, कुछ कॉमन एरर कर लेते हैं फटाफट। Didn't you नहीं होगा यार, didn't you नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Didn't you नहीं होगा, क्या होगा? Haven't you। हाँ बताइए। A has been। The water park has been suspended. Has been suspended.
ठीक है। So B. B. D. B. Sir, D. सर ए। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है ना? सर ए। टारपोलिन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए। अगस्त, 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 बी 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 रेस्पेक्टिवली। चलिए कुछ एंटोनियम कोलिशन का। फ्यूजन, फेडरेशन, अलायंस, आइसोलेशन। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स। कोलिशन, फ्यूजन, फेडरेशन, अलायंस, आइसोलेशन। तो इसमें फ्यूजन, फेडरेशन, अलायंस, इन तीनों का अर्थ कहीं ना कहीं मिलना, एकत्र होना क्या भी होगा। आइसोलेशन इसका सही एंटोनिम। इम्प्लोर। सर कमांड। सर ये उसी से एलिमिनेशन से ही पता चल रहा है। बहुत जल्दी बता दिया आपने। हाँ ये ठीक है, क्योंकि बेग, प्लीड, प्रे कहीं ना कहीं तीनों हाँ एक सेम है, सेम मीनिंग प्रार्थना करना। सिनोनिम है, सिनोनिम है सर। बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्लोर मतलब कमांड। ठीक है। अब ये बताइए, इसका सिनोनिम्स बताइए। GOAD। GOAD, गोड। सी। हाँ। गोड मतलब? गोड मतलब मालूम ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए तो अटक रहे। भड़काना। गोड मतलब अंकुश लगाना। अंकुश लगाना। सर रिफ्रेन हो तो सकता है। रिफ्रेन है सर आंसर। रिफ्रेन। एंटोनिम्स। सिनोनिम है सर। रेफरेंस तो अच्छा, परहेज सिनोनिम है। करना होता है। हाँ जी। नहीं, सिनोनिम है तब नहीं होगा, सिनोनिम होगा। डिटर हो सकता है सर। इनसाइट। इंसाइट मतलब इसका भड़काना सही उत्तर होता होगा है। इंसाइट। इंसाइट सर उसका मतलब वो अंकुश लगाना, इसका मतलब भड़काना। प्रोवोक। हाँ। रिफ्रेन मतलब क्या होगा? सर परहेज करना। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। डिटर मतलब? डर पैदा डिटर करना। मतलब डिटर करना, मतलब मार करना, हम। उसका मतलब डिटर मतलब सर डर पैदा करना, डिटरेंस। भय पैदा करना है। तो सर ये इसका सिनोनिम्स कैसे हुआ फिर इंसाइट? कम करना, लेसन। डिटर मींस डिटोरिएट। डिटेरियोरेट। डिटोरिएट तो कमजोर होना। हाँ। डिटर मतलब किसी चीज को मतलब डिटर मतलब प्रतिरोध करना या रोक के रखना, डिटर। इंसाइट मतलब प्रोवोक, मतलब हिंडर करना। हाँ। गोड मीन्स टू प्रोवोक, सही बोल रहे हैं, है ना? तो इसका सिनोनिम्स जो है इंसाइट, प्रोवोक, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए स्टॉल। सर प्रोवोक सिनोनिम्स कैसे होगा सर? यूलोजाइज। यूलोजाइज, यस। अलग सिनोनिम्स। एक्सटॉल। यूलोजाइज क्या होगा मतलब? यूलोजाइज प्रशंसा। प्रशंसा करना, बहुत प्रशंसा करना। एक्सटॉल मतलब बहुत प्रशंसा करना। बहुत प्रशंसा करना। बाकी सब अपमान करने के लिए। ह्यूमिलिएट मतलब? अपमान करना। अपमान करना। अपमान करना। और कैस्टिगेट मतलब? अपमान करना। कैस्टिगेट का याद कैस्टिगेट करना होता है। अरे निंदा करना, कास्टिगेट मतलब निंदा करना होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, यूलोजाइज। यूलोजाइज। बढ़िया। अब आ गया कॉम्प्रिहेंशन।
फटाफट पढ़िए, जल्दी जल्दी। एक स्क्रीन पढ़ने के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है। आगे बढ़ूं? ये तो सब अपने फोन में भी देख सकते हैं, सबको जब शेयर किया हुआ है तो। हाँ, तो आपने देखा क्यों नहीं? कल से शेयर किया हुआ था तो? सर मुझे मिला नहीं। अच्छा, कल शाम को ही शेयर किया था, रात को इसी टाइम में 24 घंटे हो गए। मैं तो यही सोचा था कि ये तो इसके लिए अलग से क्यों हम लोग लाइव सेशन का समय निकालेंगे, तो आप लोग कर सकते हैं, बाद में कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये पैसेज है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। और को हम लोग कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हाँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। सर इंग्लिश का क्वेश्चन आप पूछ करके ये लोग रीजनिंग करवाने लगते हैं। क्या क्या करवाएंगे नौकरी देने के लिए? जो जो करवाएंगे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करना आपके आप एक क्वेश्चन हो क्या करवा रहे हो, कुछ भी करवाएंगे। वो रीजनिंग जब करके बोलेंगे नृत्य करना तो भी करना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए, क्या करेंगे? जैसे आता सर डांस जो होता है उसी जगह पे लोग इतना ना करतब दिखाते हैं, एकदम ऐसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह, तो वैसे ही अब इसका भी चेंज हो गया है, रीजनिंग कराने लगे। उसे बोलते हैं आजकल कंटेम्परेरी डांस। अब तो सर थोड़ा थोड़ा अपडेट जरूरी है ना सर। आप लोग दूसरे शब्दों में ऐसा सोचिए कि छांटना है ना, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है उसको भीड़ में से हीरे चाहिए, तो उस हिसाब से उनके परख पे उतरना पड़ेगा आपको। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। सी सर, सी। Could I bring me a pizza on your way back? Good. जी नंबर ऑप्शन से नहीं, कुड क्यों होगा, विल क्यों नहीं होगा? सर इफ के बाद से विल का प्रयोग विल इफ के बाद से पुराना ठीक। कंडीशनल सेंटेंस है। सर ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है और पहला टेंस में पास्ट वुड। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। Passing away. पासिंग अवे। बी है। पासिंग अवे। बी ऑप्शन। उस साइड है सर। जेनरोसिटी Generosity. ए ऑप्शन। At. सर बी है सर, एट। ये दोनों तो होंगे ही, ए और बी में क्या होगा बताइए? और द ओलंपिक्स और एट ओलंपिक्स। For the Olympics. सही उत्तर होगा एट द ओलंपिक्स। एट होगा सर। ठीक है। 45 बी सर, वुड हैव थॉट। would have thought I'd become the head of the होगा team। सर इसमें बी ऑप्शन। और 5 क्वेश्चन है। सर ए, रिट्रीव द कस्टमर्स बैगेज। रिट्रीवल, ठीक है। सर मिसएंड्रेस्ड। 50-55 लोग इस सेशन में है, बाकी लोग भी तो कुछ बोले, केवल अनीशा जी और अमन जी और 47 डी। 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं एटलीस्ट, नितिन जी, और बस कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। तो टाइप करके उसका आंसर बता दें क्या होगा। भी आप बताएंगे तो आपका जो नॉलेज है और बढ़ेगा, बांटने से ज्ञान बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप बता दें फिर मिजोगाइनिस्ट क्या होता है, फिलेंडरर क्या होता है, एंड्रोफिले क्या होता है? औरतों से जो द्वेष करता है वो मिसोगाइनिस्ट हो गया।
एंड्रोफाइल पुरुषों के बारे में अध्ययन। अच्छा, फिलांडर मींस हम डाउट दिल फेक होता है। दिल फेक। अच्छा, फिलांडर। हाँ जी, कम कलेक्ट करता है पर सर ये PHI है, मतलब प्रेम से संबंधित। फेक टाइप सर, मतलब जिसके ज्यादा रिलेशंस होते हैं। अय्याश, ऐसा क्या? हाँ, एक से अधिक रिलेशन रखने वाला फिलांडर। ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है वीर, VEER। स्ट्रेटेन, ये हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का वीर है। स्ट्रेटेन, कंटिन्यू, एलिनिएट, स्वर्व। वियर का कंटिन्यू होगा क्या सर? सर कंटिन्यू होगा। वीर में होता है वियर में चेंज इन डायरेक्शन। स्ट्रेंथन होता है सर, फर्स्ट होगा स्ट्रेंथन होता है, इसका मतलब बहादुर। अच्छा, वियर में स्ट्रेंथन। यस। स्वर्व मीन्स क्या होता है? स्वर्व मीन्स स्वर्व डायरेक्शन, सर डायरेक्शन इन करने से होता है, चेंज द डायरेक्शन। और वियर मीन्स सर वही होता है, चेंज द डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, है ना? तो वियर का, हाँ, इसका हो जाएगा सिमिलर आपका स्वर्व, कैरियर, स्क्यू, स्विंग, शेयर, वीव, विल। और वर्ड्स दे लेते हैं जो इसमें है। कंटिन्यू आपको पता है। एलिनिएट क्या होता है? एक अलग हो जाना, अलग करना। और एक क्या वर्ड था? स्ट्रेटेन, तो आपको पता है। ठीक है, चलिए। एसर्विक का एंटोनिम बताइए। मेलिफिलस। मेलिफिलस। एसर्विक मतलब कड़वा, मतलब खट्टा सा, है ना? कड़वा सा, खट्टा हाँ। सा। हाँ, मेलिफिलस मतलब एकदम मीठा सा, बढ़िया। बेलीग्रेंट क्या है? लड़ाकू होता है। बेलिकोस, झगड़ालू, पीविश। सेंसोरियस क्या है? निंदा करने वाला। और रैनकोरस क्या है? रैंकस मतलब शोरगुल से संबंधित होता है। रैनकोरस शोरगुल से, रैंकर होता है। शोरगुल से रिलेटेड, शोरगुल से रिलेटेड होता है रैंकस। तो वो रॉकस होता है, ये रैंकरस तो याद नहीं आ रहा। रैनकोरस मतलब विथ एनिमिटी, है ना? मतलब ये नेक्स्ट जाएगा। हाँ, ये बताइए। सी है। एग्जॉर्बिटेंट क्या मतलब हुआ? ज्यादा। इसका हाई होता है, एग्जॉर्बिटेंट हाई, ज्यादा, अत्यधिक। चलिए, ठीक है। सो कैसा लगा क्वेश्चन सारा ये आप लोगों को? बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल सर। हाँ जी, अच्छा है, बहुत बढ़िया। और अच्छा आप लोग तब लगेगा जब आपको यह पता लगेगा कि 7वीं क्लास के प्रश्न हैं। सर आईसीएसई बोर्ड में 3-4 वाले बच्चों का मतलब बहुत तगड़ा स्टैंडर्ड रहता है आईसीएसई बोर्ड ये जो है ये 7वीं क्लास के प्रश्न है ना? और जब ये प्रश्न पत्र देखा मैं, तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ लेवल दैट वी आर गोइंग टू फेस डे आफ्टर टुमारो, एंड इसीलिए मुझे काफी रेलेवेंट लगा और मैंने शेयर किया, और आप लोगों में से किसी ने इसे अटेम्प्ट नहीं किया। चलिए, तो आपने नहीं किया तो आपका जो समय था वो मैंने ले लिया अटेम्प्ट करवा करके, क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन थे ये, और अगर आप इस लेवल पे कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप 160 प्लस कर रहे हैं। इस लेवल पे कंफर्टेबल है तो, और मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ 50 अगर हम 5 से 7 प्रश्नों को छोड़ दें या 10 प्रश्नों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग कंफर्टेबल है।
ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। आपके जो प्रश्न है क्या, कहाँ से, किस सेगमेंट में कहाँ पे समस्या आपको आ रही है, आप बताएं, फिर हम उसे मैं हूं, संतोष जी हैं, शायद तिवारी जी भी जुड़ चुके होंगे। हाँ, तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। तो कोई भी प्रश्न यदि आपका है तो आप हमें बताएं और हम। जी सर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था जी, जैसे बंदूक अस्त्र की सर कई किताबों में उसको सस्पेंड संतोष सर बताइए, शाम को ही हमारी बात हो रही थी, मैंने सर बंदूक अस्त्र है कि शस्त्र है? बंदूक अस्त्र होगा। मैंने उसको नहीं, अभी आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा, आप संतोष सर बोलेंगे। संतोष जी हैं? हाँ, आवाज आ रही है? करुणानिधि सर हैं शायद। हाँ, तो तिवारी जी आपसे निवेदन है कि बंदूक शस्त्र है कि अस्त्र है, इसके ऊपर काफी दिनों से हमारे सेशन में चर्चा चल रही है, इस पे थोड़ा प्रकाश डाला जाए। सर जैसा तीर और धनुष यूज होता है तो धनुष तो हाथ में रहता है। हाँ, तो उसी तरह अगर हम बंदूक से किसी को मारोगे, बंदूक तो हाथ में ही रहेगा सर, बट गोली जाके लगेगा। तो शस्त्र होगा कि अस्त्र होगा? सर या तो शास्त्र ये होगा। सर अस्त्र होगा। सर या इसमें शास्त्र कंफ्यूजन होगा। क्यों है? अलग अलग किताबों में ना अलग अलग दिया हुआ है। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके तर्क से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, पर समस्या क्या है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए सबके सामने यह एक दुविधा है कि सही किसे माना जाए। तिवारी जी आपको आवाज आ रही है क्या? सर लास्ट में संतोष सर इसको क्लियर कर दिए थे। हाँ, संतोष सर ने क्लियर किया था, आज शाम को ही हमारी चर्चा इस पे हो रही थी। सर मॉर्निंग वाले क्लास में जो डिस्कशन चलता में किसी मतलब किन्हीं ने कहा था कि ये शस्त्र होता है और एसएससी ने इसे स्वीकार किया है, तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, इसे फिर याद कर लेंगे, ये अस्त्र रहे चाहे शस्त्र रहे, हमें तो काम से निकालना है। एसएससी यदि शस्त्र को एक्सेप्ट करती है तो हम लोग शस्त्र रट लेंगे। शस्त्र ही होगा मतलब। सर वैसे देखा जाए ना कि भारत में हम लोग सुनते हैं हमेशा शस्त्रागार, उसमें तो हर तरह के वो होते हैं ना, म्यूट है। हर तरह के हथियार होते हैं। हेलो, अभिषेक सुन पा रहे हो मुझे? सर हाँ सर मैंने अभी सर यू आर ऑडिबल। यहाँ पे क्या चर्चा चल रही? ये खड़ा हो गया है कि बंदूक अस्त्र है कि शस्त्र है, अलग अलग किताबों में इसके बारे में अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या माना जाए? अच्छा, बंदूक अस्त्र है कि शस्त्र है? की बुक में अस्त्र माना गया है बंदूक को। सर बहुत सारी किताबों में अस्त्र माना गया है, परंतु एसएससी ने जो शस्त्र माना है, तो सही क्या माना जाए? अस्त्र, हाँ, अस्त्र और शस्त्र में यही है कि जो फेंका जाए वो शस्त्र है और जो आप हाथ से चलाते हैं वो अस्त्र है, जैसा मैंने सुना है, लेकिन मैं भी बहुत इस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ। मतलब जो फेंका जाए वो शस्त्र है और जो आप हाथ में रह के चला दें या जो भी वो अस्त्र है। उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, मतलब जो भी, मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ उल्टा हो गया, शस्त्र के बारे में। हाँ सर किताबों का तो नहीं पता सर, लेकिन ये है कि इतना पता है कि जहाँ पे ये वेपन और आर्म्स म्यूनिशन रखे जाते हैं वो शस्त्रागार ही लिखा रहता है वहाँ पे मैक्सिमम। हाँ, शस्त्रागार लिखा रहता है। हाँ, बंदूकें रखी होती शस्त्र के बारे में मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मैं कुछ अभी तो नहीं बोलना चाहूंगा। जब मेरा कंफ्यूजन खुद का क्लियर हो जाए तब मैं बोलूंगा। सर मैंने राजस्थान बोर्ड की हिंदी की किताब से एक आपको फोटो भेजा है आरपीएससी ग्रुप में। शस्त्र का एग्जाम्पल में बंदूक भी दिया हुआ है सर, और अस्त्र के एग्जाम्पल में गोली दिया हुआ। ये कहीं प्रश्न पूछा गया था कि मतलब ऐसा पूछा गया था क्या कि ये अस्त्र है या शस्त्र है, ऐसा कुछ? हाँ सर, कई जगह पूछा गया। दोनों क्वेश्चन दो बार पूछे गए हैं,
इसको सर यह प्रश्न मानकर याद ही कर लेते सर कि शस्त्र है, बाकी रहने देते, नहीं तो डिस्कशन लंबा जाएगा। बढ़िया, एग्जैक्टली ठीक है, ये सही। चलिए आगे 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 बढ़ते हैं, और बताइए सर दोनों क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट पूछे हुए हैं। टीवी की साउंड है प्लीज, किन्हीं का चल रहा है। तिवारी सर के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ, ये मेरा बच्चा ही देखा है, मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। सर एक वर्ड है, ठीक है, वो देदीप्यमान एक वर्ड है सर, उसे कैसे लिखा जाएगा? देदीप्यमान, क्या देदीप्यमान कैसे लिखा जाएगा? इसके क्या जैसे प्रश्न है आपका? देदीप्यमान एक वर्ड है, देदीप्यमान। हाँ, तो कई किताबों में देखा दी पे छोटी की मात्रा दिया हुआ है। देखिए और एक बुक में देखा तो मैंने मैं देदीप्यमान लिख देता हूँ, ऐसे ही लिखा जाएगा जी। ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, एकदम सही लिखा है जी। और एक शब्द था सर गुड़ीगण। हाँ जी, गुड़ीगण हम लोग बोलते हैं, जो गुड़ीगण, गुड़ीजन जी। अगर गुणी सर इसमें कंफ्यूजन ये है कि जब हम लोग केवल गुणी लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा, और जैसे ही गढ़ जोड़ते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाती है। ये गुणीजन ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन सर वही तो उसमें शुद्धि किया है कि छोटी की मात्रा रहेगी। सर योगी राज, हाँ योगी राज, छोटी की मात्रा, योगी मात्रा, हाँ छोटी हो जाती है। हाँ योगी मंत्रीगण में भी छोटा हो जाएगा। नहीं गुड़ीगण में तिवारी जी छोटी की मात्रा लगाया ये है सर। एक और वर्ड है मंत्रीगण, छोटी की हो गया है सर। जब गण लग रहा है तो छोटी की मात्रा हो जाएगी। बाद में मंत्रीगण सर ऑनलाइन साइट्स पे यही दिए हुए हैं, मंत्री में दीर्घी ही दिया हुआ है। हाँ, मंत्रीगण में दीर्घी ही होगा, दीर्घी होगा। मंत्रिमंडल में खाली होगी, मंत्रिमंडल ही होगा। सर शुश्रूषा, 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 हाँ शुश्रूषा। दंती स में हर्षुकार और श्रृंगार वाला जो स्र है उसमें भी हर्षुकार और फिर मूर्धन्य सा, शुश्रूषा। अभिषेक जी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, बोलने से अच्छा लिख। हाँ ऐसे ही। ये किसी मॉक में मैंने बड़ा आगे दंत सा था ही नहीं सर, ये बड़ा सा रहेगा आगे। सर बड़ा वाला क्या है? अभिषेक तिवारी जी, मैंने भी पढ़ा है जो शु तालाब शा होता है ना, शुश्रूषा मैंने पढ़ा है। हाँ, तालाब शा। और सर बड़े की मात्रा श्रेय में। जी जी, मैं लिख रहा हूँ, मैसेज में मैं लिख रहा हूँ। नहीं सॉरी, मैं तो दंती सा की जगह तालाब शा बोल रहे हैं। नहीं, ये सही है। बस सर मैंने तो जिन्होंने भी पढ़ा है कहीं और, प्लीज उसको शेयर कीजिएगा जरूर। बड़ा सौ दिया हुआ है सर, बड़ा सौ। पे बड़ा की मात्रा है, देखिए बड़ा सो छोटा सा ना कहिए प्लीज, तालाब भी से दंत सा या मूर्धन्य सा कहिए तो थोड़ा सिंपल होगा। देखिए बड़ा सा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बड़ा सा आप लोगों को किंचित भर भी इसमें संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शुश्रूषा लिखा गया है, ये वाला, नॉट दिस, एक मिनट, ये नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, यही सही है, शुद्ध शुश्रूषा। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे। थैंक यू। अभिषेक जी देखिए, मैंने लिखा है इसमें मैसेज में, मैंने ऐसे ही पढ़ा है। संतोष बिल्कुल कहाँ पढ़ा है वो, प्लीज वो ये कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, ये शुश्रूषा हमने जो लिखा है स्क्रीन पे, ये बिल्कुल सही है। हो सकता है कि वह शुश्रूषा भी कोई अलग शब्द होता हो जिसे हमने देखा नहीं है, लेकिन ये जो शुश्रूषा हमने लिखा है, अच्छा, मैं शुश्रूषा जिसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आपने कट किया है ना, उसमें
तालाब बेशा होगा पहले, और बाकी शुश्रूषा तो सही है। और उसका मतलब होता है जब किसी बीमार व्यक्ति की सेवा की जाती है तब उस सेवा को बोलते हैं हम शुश्रूषा। एनीवे, इसको मैं तो शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं मेरे पास है इसका रेफरेंस। ये शुश्रूषा जो है तिवारी जी, ये किसी वैद्य से संबंधित है ना? ये यस सर, सेवा कर्तव्य परायणता है सर। सुश्रुत एक वैद्य थे, उनके नाम से ही ये शुश्रूषा शब्द बना है। दो ही तो थे पहले, चरक और सुश्रुत। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। अगर देखिए ये शुश्रूषा जो तालाब में दीर्घुकार और श्रव में दीर्घुकार है, यदि अगर इसको आप नेट पे देख रहे हैं गूगल पे, तो प्लीज वहां से मत कीजिएगा। कहीं किसी किताब में लिखा हो, व्याकरण की किताब में या साहित्य की किताब में, तो वहां से शेयर कीजिएगा, क्योंकि गूगल में आपको पता है कि हम लोग कुछ भी लिख देते हैं वो आ जाता है। तो गूगल कभी भी मानक नहीं होता है, खास करके हिंदी में तो बहुत गलतियां मिलती हैं। तिवारी जी, मेरे कार्यालय में एक मानक व्याकरण करके एक पुस्तिका है, उसमें मैंने जी हाँ, अगर उसमें है तो जरूर शेयर कीजिएगा। और हालांकि मतलब बहुत बड़े किसी लेखक का किताब नहीं है, तो मुझे याद नहीं है, कुछ HR मित्र समथिंग करके, डॉक्टर HR मित्र करके उसके लेखक हैं। मैं मंडे को शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ये शुश्रूषा हम लोग रखते हैं इसमें। और इसमें क्या उसको बोलते हैं, स्कैनिंग में रखते हैं। ऐश्वर्या भी इन्होंने टाइप किया है, बिल्कुल मैं उससे मतलब सहमत हूँ। हमने भी शुश्रूषा देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मलयालम में कुछ बोल रही हैं, एक सेकंड। चलिए ठीक है सर, मलयालम में स्पेलिंग इज शुश्रूषा, सिंस इट इज द संस्कृत वर्ड, सो हिंदी में भी यही होगा। यस, यू आर राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, एनीवे, मतलब देखिए, एक हिंदी व्याकरण का, हाँ जी 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 सर, एक क्वेश्चन था सर। एक मिनट, संतोष सर कुछ बोल रहे हैं, पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं, मैं अभी तक जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके हिसाब से, और ये ऐश्वर्या मैडम जो बता रही हैं, उससे मैं सहमत हूँ, और मेरे ख्याल से देखने योग्य बात है, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रायोगिक स्तर पे इस शब्द को देखते आए हैं, तो हमने यही शुश्रूषा जो शब्द लिखा हुआ है, जो तिवारी जी ने बताया, यही शब्द हम देखते आए हैं। ये जो शुश्रूषा आपने कहा, ये एक नई चीज जो मतलब मुझे आज मैं देख पा रहा हूँ, तो इसे हम देखेंगे, और देख करके हम इसे मंडे तक का वेट नहीं करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा संतोष सर, अगर कोई उसके अलावा जो आपके कार्यालय में जो पुस्तक है उसके अलावा यदि कोई और भी ऑथेंटिक सोर्स यदि कल तक मिले, चेक करता हूँ। हाँ, हम भी प्रयास करेंगे। तो उसे मैं भी चेक करूंगा। ये तो मतलब क्या होता है, बचपन से जो देखते आ रहे हैं उसके ऊपर एक तरह से कुठाराघात हो गया। प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं शुश्रूषा के बारे में कहना चाहूंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे अभी मिली। मेरी भाभी जो कि इग्नू में प्रोफेसर हैं संस्कृत की, उन्होंने बोला कि छोटा वाला ये जो आपने लिखा है, पहला वाला जो काट दिया वाला है, वो वाला सही है। चलिए ठीक है, हम इसे देख लेंगे, देख लेंगे। हाँ, क्योंकि अब ये कई सारे मत हो गए और सारे मत विद्वान जनों की तरफ से आ रहे हैं, तो हम किसी को गलत और सही अभी नहीं कह सकते हैं। हम एक बार देख लेंगे, और देख करके कल तक इसे सभी लोग विथ रेलेवेंट जो भी, मतलब जहां से भी आपने इसे लिया है लिखित रूप में, जहां पर भी किसी भी ऑथेंटिक बुक में है, वहां से आप उसकी फोटो खींच के डाल देंगे ताकि यह स्पष्ट हो जाए। ठीक है, एक और शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा, पहले बड़ी इकार, उसके बाद छोटी इकार। पहले छोटी इकार, तब बड़ी इकार। पहले छोटी, फिर बड़ी। पहले बड़ी हम लोगों ने पढ़ा, पहले बड़ी फिर छोटी। छोटा बड़ा छोटा। हाँ, छोटा बड़ा छोटा। चलिए, मैंने लिख दिया, अब बताइए। हाँ, सीधा सर एक समाज से क्वेश्चन है, क्या?
अभिषेक जी, मेघा गुप्ता जी का एक प्रश्न आ रहा है बार बार कि मेरी किताब और अपनी किताब में क्या अंतर है। हाँ। और बोल रहे हैं कि सर मेरा भी प्रश्न बताइए। नहीं, मैं आपके प्रश्न में मेघा जी आ रहा था। मैंने मेरी किताब पढ़ी या मैंने अपनी किताब पढ़ी? निजवाचक सर्वनाम अपनी किताब पढ़ी। अपनी किताब मैंने अपनी किताब पढ़ी। अपनी किताब निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ। सर इसी से संबंधित एक मेरा भी क्वेरी है। मैंने कागज, पेंसिल और पुस्तकें खरीदे कि खरीदी? खरीदे। सुधार करके तो खरीदी दिया है, अब वही कंफ्यूजन है। मैंने कागज, पेंसिल और पुस्तकें खरीदे या खरीदी? तो मैंने आ रहा है तो खरीदी। मैंने के लिए फिर तो आप खरीदी होगा ना फिर। खरीदी होगा, खरीदी होगा और दी के ऊपर एक बिंदी होनी चाहिए। खरीदी मैंने से तो कोई संबंध नहीं होगा, जो लास्ट वाला शब्द होगा जो पुस्तकें से, इसमें पुस्तकें से संबंध है। मैंने पुस्तकें खरीदी संबंध होगा। तो सर बात यह है कि अलग अलग एग्जामिनेशन वाइज ये वैरी करता है, किसी में खरीदे माना गया है सही, किसी में खरीदी सही माना गया है। एसएससी बनेगा वो देखना है। खरीदी होना चाहिए। खरीदी सही होगा। सर जैसे कोई बोलेंगे वह जाति, जैसे जाति है वह वर्ब है, तो जाति होता है क्या? जैसे ती पर वो बिंदु लगता है क्या? ती नहीं, महिलाएं जाति हैं, महिलाएं जाति हैं पे लगेगा, ती पे नहीं लगेगा। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन मेरे ख्याल से जाति भी हो सकता है वो सेंटेंस में जो हेतु मत वाले होते हैं, यदि वह आता वाक्य में जो प्रयुक्त है उसे आधार पर बदलेगा। आप कोई उदाहरण दीजिए, उसके ऊपर होगा। हाँ, मैं बोल रही हूँ यदि वह आता तो वे जाती। हाँ, यहाँ पे ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो हेतु मत है ना, तो उसमें सीधे से ही हो जाता है। सीधे डिपेंड। देखिए इसमें जो बहुवचन अगर है, बहुवचन अगर मतलब पहले द्योतन है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर है तो आप उसमें है पे बिंदी लगा के बहुवचन दिखाएंगे। अगर है गायब हो गया है तब जाति पे लगाएंगे। यस सर। सर जो पिछली बार एक वाक्य आया था जीएसटी में, हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए, इसको सुधार करके होना चाहिए, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि होना चाहिए है ना, वो माध्यम का है, होना चाहिए। माध्यम के लिए वहाँ पे शब्द चुना जाए। जो करता है उसके हिसाब से, जो अपना वाक्य में करता क्या है उसके हिसाब से। हमारी परीक्षा यहाँ तक अलग चीज है, लेकिन काम माध्यम आ गया तो फिर वो माध्यम बन जाता है, मतलब माध्यम प्रमुख हो गया। क्रिया कारक चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगी ना। चलिए, ये हो गया, निजत्व का बोध हो गया, ठीक है। मलयालम में शुश्रूषा हो गया। सर लेकिन निजत्व वाला वो पूरा सही से नहीं बता पाए हैं अभी तक एग्जाम्पल के साथ में। कौन सा वाला? मेरी और अपनी, जो मेघा जी का सवाल है। हाँ, ये हम लोग बोल चाल में ही गलत बोलते हैं ना, इसीलिए हम लोग लिखने भी गलत लगे हैं। नहीं सर, ऐसा मैं मेरे घर जाता, हम बताइए कोई मतलब कोई अच्छा सा उदाहरण बताइए जो मैं मेरे घर जाता हूँ, या ऐसे में जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं मेरे घर जाता हूँ तुम तुम्हारे घर जाओ, वैसे ही आप ऐसा उदाहरण बताइए जहाँ पे मेरी या ऐसे करके कुछ आया है। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ सर, यहाँ तो अपने ही यूज होगा, मैं अपने घर जाता हूँ तुम अपने घर जाओ। हाँ, और जहाँ मेरी शब्द होगा वहां पे इशारा किया जाएगा कि यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, इस तरह से। ये तो ठीक है, लेकिन मैं के साथ तो मेरी, मैं के साथ यूज नहीं हो रहा, मैं के साथ तो नहीं आ रहा है ना, मैं के साथ तो अपना ही आ रहा है। मेरा मेरी और अपने का जैसे उन्होंने सेंटेंस में करके दिया था कि मेरे और अपने में क्या अंतर है, मैं वैसे करके बता रही हूँ। दोनों का निजत्व वाला ही भाव है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से वैरी करेगा। हाँ,
अच्छा, मुझे लगा आप ये बोल रहे हैं कि मैं के साथ मेरी आना चाहिए। वही मैं के साथ मेरी आ ही नहीं सकता। मैं के साथ अपना ही आएगा, तुम के साथ मतलब तुम के साथ भी, मतलब ये हम लोग गलत बोलने लगे हैं। मैं मेरा देखता हूँ, तुम तुम्हारा देख लो। जबकि सर एक और वाक्य है, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। यहाँ पर सुधार करके आंसुओं दिया गया है, तो क्या आंसू पहले से ही बहुवचन होता है, तो ऐसा क्यों हुआ? ये तो गलत है। आंसू आंसुओं तो होता ही नहीं है सर। कहाँ दिया हुआ वाक्य है यही ऐसा? था, ये हरदेव बहारी जी की जो किताब है, उन्हीं उसी में वाक्य शुद्धि में वाक्य है, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। इसको शुद्ध करके शुद्ध जो शब्द किए हैं आंसू लिखे हैं। वाक्य प्रयोग में तो बहुत जगह पे होता ही है ये वाला, आंसुओं की धार बह गई। आंसुओं, जी करुणा, ये मेरा भी प्रश्न है। मैंने भी ऐसे ही कुछ सामना किया है। इसका एक नियम है। बताइए। ये टीवी कहाँ चल रहा है? कृपया आप अपना माइक म्यूट करें। अरे मेरे पास ही आ गया। मैं, इन्होंने बोला ना, तो मैं हरदेव बहारी जी की हो रहा किताब है लेने ऐसे। चला गया। क्योंकि हरदेव बहारी जी की किताब मेरे पास भी है, और टीवी के पीछे में ही मेरा वो क्या बोलते हैं, कबर्ड है। पीछे में ही रखा हुआ है। क्योंकि जी हरदेव सर, बहारी उसी जी में हरदेव बहारी जी 255 बड़ा ही पेज पर है। ऑथेंटिक लिखते हैं। क्या जी किसमें पे? 255 पेज पर है, 255 पेज नंबर है। ये सही, सुबह से मेरा रुमाल भीग गया, ये सही है, क्योंकि इसका एक नियम होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक नियम। जब किसी शब्द के बाद ना कोई कारक चिन्ह आ जाता है, जैसे कि को, से, ये सब आ जाता है, अगर कोई कारक विभक्ति आ जाती है तो उसका जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो ओ शब्द आता है। जैसे कि लड़का का लड़की होता है, लेकिन जब हम लोग बोलेंगे लड़कों को पीटा गया, तो ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पे लड़के के बाद को आ रहा है, तो ये तिर्यक हो जाता है। इसको तिर्यक बहुवचन बोलते हैं। सर जैसे प्राण बहुवचन है, लेकिन प्राणों भी यूज होता है सब्जेक्ट थोड़ी सेंटेंस में, जैसे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि अगर कोई मतलब किसी शब्द के बाद अगर को, ने या से, ये मतलब कोई भी कारक विभक्ति अगर आ जाती है तो उसका जो हम लोग बहुवचन बनाते हैं ना, तो वो ओ जाता है। जैसे हम लोग लड़का क्या लिखते हैं, लड़के लिखते हैं बहुवचन, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं लड़कों को पीटा गया, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे लड़के के बाद को आ रहा है। तो उसी तरह लड़का का लड़के बहुवचन, लड़कों हम लोग ने दोनों ही याद किया है, लेकिन आंसू का सिर्फ आंसू ही याद किया है। नहीं, आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं आंसुओं से, तो जब आंसू के बाद क्या आ रहा है, से आ रहा है, यानी कि कारक विभक्ति आ रही है। हाँ, तो इसीलिए आंसुओं सही है। हाँ, तो इसका एक नियम तिर्यक नियम बोलते हैं आप लोग। प्राणों की रक्षा। प्राणों से प्यारा देखा है, ठीक है, ये चीज सही लग रही है, इसमें मैं देखूंगा। आप लोग गूगल आप सर्च करिएगा तिर्यक नियम, कारक का तिर्यक नियम या फिर बहुवचन का तिर्यक नियम आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है। अम्बुद 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 क्या है? सर बादल। बादल। ठीक है, और हम देख लेते हैं सर एक शब्द है नुपुर, उसको गूगल में ना दो तरह से दिखा रहा है, छोटी ऊ भी दिखा रहा है, बड़ी ऊ भी दिखा रहा है, तो इसका क्या सही होगा? पहला छोटा, निपुण में छोटा हो रहेगा। क्या निपुण बोल रही हैं आप? नहीं, नुपुर घुंघरू वाला सर। नुपुर में छोटा हो रहा है, हरसू। गूगल दिखा रहा है, कहीं पे बड़ा ऊ दिखा रहा है, कहीं पे छोटा ऊ दिखा रहा है। कहाँ पे? पौ में छोटा ऊ, पौ में बड़ा ऊ बता रहा है क्या? मैंने पाव में बड़ा ऊ ना में देखिए, आप उसको बोल के देखिए, तो वो अगर नौ में बड़ा ऊ बता रहा है तो नूपुर हो जाएगा ना, नुपुर होगा ही नहीं। आप बोल के देखिए। हरस व मैं भी तो दीर्घता यही ये कि छोटा ऊ होना चाहिए, पर गूगल में जब मैंने सर्च किया तो बड़ा ऊ भी दिखा रहा है। गूगल में हिंदी तो इतना गलत लिखता है ना, अगर आप ठीक से पढ़ने लगे, मतलब विकिपीडिया वगैरह फिर भी ठीक रहता है, नहीं तो गूगल में बहुत, हिंदी में तो खास करके बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो अगर शब्द शुद्धि देना है तो कभी भी वर्तनी संबंधी शुद्धियां कभी भी गूगल से ना करें प्लीज। अर्थ चेक कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, वो सब सही रहता है, लेकिन वर्तनी संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाएंगी आपको गूगल में।
सर हाँ ये तो है। अरिहंत की बुक में बड़ा 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 ऊ ही दिया है, 9 पे बड़ा ऊ ही दिया है अरिहंत की बुक में भी। किसमें? अरिहंत की बुक में नुपुर जो है ना बड़ा ऊ दिया है, 9 पे बड़ा ऊ। सर बड़ा यू होगा ना पे, नुपुर मेहदी करके आता है, पुर में एक लिखा छोटा रहता है। ऊ दिया हुआ है। अरे यार अरिहंत की बुक का प्रोनाउंसिएशन होगा नूपुर। आज तो लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। एक के बाद एक बार आ रहे। नूपुर जो मैं जानता हूँ जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो काले पेन है, 9 में हर्षु, क में हर्षु, मेरे ज्ञान से यही है। बाकी मैं अब नूपुर सुसुरसा के बाद अब एक नूपुर भी देखना पड़ेगा मुझे। नहीं यहाँ पे तिवारी जी हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, जैसे आप ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। अच्छा, उच्चारण करने में भी आप लोग उच्चारण करके देखिए, नूपुर और नुपुर में तो कुछ। सर न्यूसेंट में भी बड़ा ऊ के साथ में दिया हुआ है रेड वाला। किताबों में थोड़ा विवादित है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग दिया रहा है। किसको एथेंटिक माना जाए सर? नूपुर। ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, कल तक बताता हूँ। नूपुर। जी बिल्कुल सर। ये चिकित्सक लिख के कुछ संस्कार जी ने आपने दिया है, चिकित्सक क्या है? चिकित्सक के वो जब सुश्रुत की बात हो रही थी तब लिखा होगा। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है समाज से। हाँ पूछिए। आप बेहतर लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुषार जी। सर लंबा है, इसके लिए नहीं लिख पा रहा। अच्छा ठीक है, बोलिए। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही इसलिए। हाँ बोलिए। सर अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोला और प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, ये सब किस टाइप का समास है सर? क्योंकि देखने से तो अपोला लग रहा है। पुरुष। अन वाला तो सारा सही है, अन वाला पे बाद में बात करेंगे। अब बाद में ये जो प्रमाण प्रमेय बोल रहे हैं। जी सर। क्या बोले लास्ट में? अन वाला हटा दीजिए, ये प्रमाण और क्या बोले आप? प्रचलित, प्रमेय, ये सारे जैसे प्रत्यय उपसर्ग लगे हुए हैं तो अव्यय भाव होना चाहिए था, लेकिन तत्पुरुष दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, उसका आप विग्रह करें, विग्रह करने के बाद समास बनेगा। प्रचलित मतलब जो चलन में है, तो ये तो विशेषता आ जाएगी, तो यहाँ पे कर्मधारय होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या दिया है आपके उत्तर में? तत्पुरुष। तत्पुरुष में इसमें कारक चिन्ह तो दिख ही नहीं रहा, तो तत्पुरुष हो कैसे गया? सर वो सर्ग एक लगता है, जैसे नए वाले में नए वाला तो सही है। जहां भी अनदेखा, अनसुना, जहां भी न बोध आता है ना, न देखा न सुना, वहां पे नए तत्पुरुष समास हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैंने बोला पहले इसको हटा दीजिए, ये आसान सा चीज है। बाकी आप जो बोल रहे वो थोड़ा सा अनसुना सा आया। जहां भी आपको अनदेखा, अनसुना, अपरिचित ऐसा कोई भी शब्द आए, वहां पे नए तत्पुरुष समास होता है। सर सिंह द्वार में कौन सा समास होगा? सर प्रादि तत्पुरुष क्या होता है? सही प्रादि तत्पुरुष में आता है। प्र उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं, प्र और उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, वो प्रादि तत्पुरुष में आते हैं। प्रादि, आप थोड़ा सा इसकी वर्तनी बताएंगे? प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, ये संस्कृत का समास पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? समास प्रादि तत्पुरुष, ये मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन पहले संस्कृत व्याकरण का कोई पीडीएफ शेयर किया गया था। अच्छा, प्रादि तत्पुरुष ये तो संस्कृत का समास है, मतलब ये हिंदी में आया ही नहीं। हिंदी में इसका प्रादि तत्पुरुष का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। हाँ, समाज तक तो पूछ ले रहा है, लेकिन प्राप्ति तो नहीं सुना किसी में। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने इसी क्वेश्चन में देखा ही नहीं है। हाँ, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और नए तत्पुरुष समास, बिल्कुल इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ नए से पूछे जाते हैं। हाँ, द्वंद्व समास, ये जो है जिनके बारे में हमने चर्चा करी है, आपके प्रश्न यहीं तक सीमित रहेंगे। समाज से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए आगे।
नहीं, गहराई में जा भी सकते हैं। अब हिंदी व्याकरण से संस्कृत हिंदी व्याकरण की व्याकरण तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब एक्चुअली संस्कृत समास है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, संस्कृत का मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, आप लोगों को ज्यादा होगा। तो संस्कृत से अगर कोई समस्या आएगी तो मैं नहीं सुलझा पाऊंगा। हिंदी व्याकरण है तो मैं सुलझा दूंगा। हालांकि जो संस्कृत से ही हिंदी में व्याकरण आया है, और ये संधि समास जो है संस्कृत के ही जो नियम आए हैं, परंतु कुछ चीजें हैं जो संस्कृत से ली ही नहीं गई हैं। जैसे जो वो होता है एस की तरह लिखते हैं, जो बड़ा आ हो, मतलब 2 बार आ हाँ जिसके ये सर, होती है, उसको एक अच्छा सा आवृत्ति एक शब्द कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या। प्लुत सर। प्लुत प्लुत स्वर हम्म, प्लुत तो नहीं, प्लुत नहीं भाई, उसका और कुछ। लोप चिन्ह ऐसा कुछ बोलते हैं, उसमें वो आवृत्ति वाला चिन्ह होता है वो। जैसे अगर आ बड़ा बोलना है तो वहां पर एस जैसा कुछ बनाते हैं, हाँ सर, उसको और कुछ बोलते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये संस्कृत है, वो हिंदी नहीं है। तो बोलते हैं हिंदी वाले तिवारी जी हाँ, वो ये ओम में जो लिखा हुआ है ना ओम, तो उसके लिए एक और चीज मैं बता दूं, किसी भी चीज को लंबा मतलब खींचने के लिए ना उसका यूज किया जाता है। और एक मजेदार बात बता रहा हूँ, वो ओम ओम में जो होता है ओम होता है, मतलब या जैसे ये आ लिखा है ना, आ ये यहाँ पे भोजपुरी में ये जब वाला बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ तिवारी जी जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना, चला देखा, हाँ चला में भी एस होता है। हाँ वो उसको क्या बोलते हैं? उसको अब नाम मुझे भी याद नहीं है। उसको लिखने का तरीका यही है, चला जहाँ पर लिखेंगे चल, अब ऐसे लिखेंगे चला तो चल पड़ेंगे, लेकिन चला कैसे होगा, तो उसके आगे ही एस जो है वो भार दिया जाता है, वहां पर एक एक्स्ट्रा भार दे दिया जाता है। जी 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 जी। तो वो चीज संस्कृत में है, हम लोग वो हिंदी व्याकरण में हम वो चीज पढ़ते ही नहीं है। नहीं है बिल्कुल। इसका प्रयोग संगीत में होता है। हाँ संगीत में होता है, जहाँ नहीं आप नाटकों में भी देखेंगे तो नाटक में होता है किसी भी चीज को, जैसे वो, या अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ते होंगे तो कॉमिक्स में भी होता है, जब किसी बात पे बल देना है तो बहुत सारा ये होता है। तो कुछ तो बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। क्या त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक भी। अच्छा ठीक है, चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे सब मैं बोलना चाहता था कि ये सब सिर्फ संस्कृत में ही है, ये हिंदी में आया नहीं है और पूछते भी नहीं है। तो कोई कोई कुछ दीपिका जी यण लिख रही हैं, यण का मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? ये समास की बात कर रही हैं सर? नहीं, यण संधि होता है ना, यण स्वर संधि। तो संधि होती है, समास संधि की बात कर रहे थे। हाँ नहीं संधि की बात कर रहे हैं, अभी संधि की बात हो रही थी, समास की बात हो रही थी, वो संधि में चली गई, पता नहीं। अच्छा चलिए चलेगा, तो एक यण संधि का कोई उदाहरण बताइए। अत्यंत, अन्वेषण, अत्यधिक इत्यादि, प्रत्युत्तर, मध्वांतर, स्वागत। तो मतलब जब अर्ध कोई भी अर्ध व्यंजन के बाद या फिर अर्ध व्यंजन के बाद व, है ना, वह मतलब हाँ, तो अर्ध व्यंजन के बाद या फिर अर्ध व्यंजन के बाद व आए। और दूसरी एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि संधि यही हो, है ना। बहुत सारे शब्दों में ऐसा होता है कि ये तो होता है पर संधि यहाँ नहीं होती, कहीं और होती है, मतलब किसी और वर्ण के साथ। हाँ वर्ण तो के ऐसी, साथ। हाँ तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये आपकी यण संधि होती है। हाँ सर, लेकिन री वाले एग्जाम्पल रह गए हैं इसमें। कौन से वाले? जिसमें री आता है, ऋषि वाला री। हाँ, महर्षि 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 अर हाँ ठीक है, और आता है अर हाँ, महर्षि, देवर्षि, महर्षि, देवर्षि, बिल्कुल। अ ई मिलके य और अ उ मिलके व और अ री मिलके अर, है ना। लेकिन जो महर्षि वाला है वो मुझे सही नहीं लग रहा। हाजी, क्योंकि सिमरन में तो मात्रादेश और पितरादेश ये करके होते हैं। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है निशा जी। गुण में होता है। हाँ, महर्षि गुण संधि में होता है। महर्षि, देवर्षि,
राजर्षि। हाँ तो गुण संधि है ना। चलिए यण में तो ऋषि वाला में री वाला यही होता है। हाँ हाँ गुण संधि है, सही बोले गुण संधि है, गुण संधि है। यण में बस ये य और वो वाला ही बात है। नहीं है, और ऋषि पित्र में री है वाला भी आ रहा है, लेकिन पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्रादेश, पित्रादेश, पितृपदेश या मातृपदेश, ये सब मातृच्छा, पितृच्छा, मात्राज्ञा। सही है। अर वाला गुण संधि होगा। अर जो महर्षि राजर्षि ये सब गुण संधि होगा, ये सही है, ये बात सही है। और ये जो पितृ आज्ञा, मात्राज्ञा, ये सब आपका यण संधि में होगा। यण में जो री के साथ असमान स्वर आते हैं तब उसमें बदलाव होता है। री के बाद असमान स्वर, री के बाद जब भी री के बाद ई, जैसे री के बाद ई आएगा तो मातृइच्छा, मातृइच्छा। वही जिस तरह का भी स्वर आएगा वैसी ही मात्रा हो जाएगी। लघु होगा तो लघु, दीर्घ होगा तो दीर्घ, दीर्घ हो तो दीर्घ। चलिए और इस तरह के ये महात्म्य होता है या महात्मा होता है? ये हर जगह महात्म्य होता है। नहीं, म के ऊपर आ की मात्रा होता है या नहीं होता? फिर से बोलिए, महात्म्य बोला क्या आपने? हाँ जी सर, महात्म्य या महात्म्य अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ आ रहा है। कहीं म के ऊपर आ की मात्रा, ह में आकर होता है महात्म्य, ये लिख रहे हैं, लिख दिया इन्होंने, सही लिखा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो कहीं कहीं ना म के ऊपर आ की मात्रा लिखा हुआ आ रहा है बुक वगैरह में, तो उसलिए कंफ्यूजन था। ठीक है, तो संधि हाँ सर मैं ये बोल रही थी, ज्यादातर जो दीर्घ स्वर वाला होता है अंत में मतलब कोई भी इत और इक वाले प्रत्यय लगने वाले शब्दों में ज्यादातर होता है कि दीर्घ होता है, और अपवाद उसमें भी होते हैं कि नहीं भी होता दीर्घ। तो इसमें म के ऊपर आ की मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए तो अच्छा रहा, फ्रूटफुल सेशन। काफी सारे प्रश्न जो रह गए थे आप लोगों के, एक बार हम लोगों ने मोटे तौर पे सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है। सभी टॉपिक जितने भी हैं हमारे लगभग मोटे तौर पे रिवीजन हो गया है। कल जो है, कल शाम को एक टॉपर्स टॉक करके सेशन रखा है हमने, ओपन सेशन है, इसे आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने और भी साथी जो हैं जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक ऐसे अनुवाद अधिकारी से कल शाम को हम आपको मिलाने वाले हैं जो लगातार 3-4 सालों तक उन्होंने इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं और हर बार उन्होंने 160 से ज्यादा का मार्क्स स्कोर किया है। और अच्छी बात यह है कि वे एक मतलब लेडी है, तो वो कल आप लोगों से बात करेंगी कि 160 प्लस लाने का अचूक मंत्र ये जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से उन्होंने कैसे किस स्ट्रेटेजी से वो एग्जाम करती हैं, अटेम्प्ट करती हैं कि हर बार, मतलब एक बार कोई लाए चलो ठीक है हो गया, तुक्का लग गया या जो भी, पर हर बार कंसिस्टेंसी के साथ में 172, 178, 183 इस तरीके से उन्होंने 160 के ऊपर स्कोर करा। तो कैसे हुआ और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए,
क्योंकि परीक्षा में केवल ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, ज्ञान की अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक होती हैं। तो इसके लिए हमने कल शाम को ये सेशन रखा हुआ है 8 बजे से। संडे को ही मैं करना चाहता था, परंतु संडे को आप में से बहुत सारे लोग ट्रांजिट में रहेंगे, ट्रेन में रहेंगे, इसलिए मैंने कल शनिवार की शाम को ये सेशन मैंने शेड्यूल किया। तो 8 बजे से ये सेशन कल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। परसों हम मॉक टेस्ट करेंगे, एक और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए शेड्यूल है। कल मॉर्निंग की क्लास बिल्कुल होगी, वो तो कल भी होगी, परसों भी होगी, और जो लोग करने के लिए इच्छुक होंगे हम 16 तारीख को भी कर देंगे, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। तो जो लोग इतने डेयरिंग है कि नहीं सर हम लोग 16 तारीख को भी एक मॉर्निंग चर्चा करके तब जाएंगे एग्जाम देने के लिए, सो आप कर सकते हैं, आपके लिए लिंक ओपन रहेगा। हालांकि ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, 16 तारीख को आप कोई चर्चा ना करेंगे, कल सुबह चर्चा कर लें, परसों सुबह चर्चा कर लें, परसों आप मॉक टेस्ट कर लें, और उसके बाद बिल्कुल आप अपने दिमाग को रिफ्रेश करके और 16 तारीख को आप एग्जाम के लिए जाएं। तो ये हमारा आगे 2 दिन का शेड्यूल है। सो इसके साथ ही हम आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज और कल रात का जो समय है आपके पास, यह आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप पढ़ सकते हैं इसमें आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर पेपर 1 में आपने लक्ष्य बना करके 160 प्लस हासिल कर लिया, तो आपके लिए पेपर 2 आगे मेरिट, न कि सिर्फ मेरिट बल्कि आपका अपना मनचाहा विभाग मिलने के लिए भी, और उसके अलावा मनचाही पोस्टिंग और बाकी सारी चीजों के मार्ग जो है यहीं से प्रशस्त हो जाएंगे। तो परसों बहुत कुछ तय हो जाएगा आपके आने वाले फ्यूचर में कि भाई आप कहाँ नौकरी करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में रहेंगे, किस प्रकार से, सारी चीजें परसों तय हो सकती है। इसीलिए 2 दिन का समय आपके पास में, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। 2 दिन थोड़ा कम सोएं और थोड़ा कम खाएं, ठीक है? तो कम खाने से कम नींद आती है, कम सोएं और बढ़िया तरीके से आज रात और कल रात का पूर्ण यूटिलाइज करें, और अपने प्रिपरेशन जो भी आपने अब तक पढ़ा है, कोई नई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसको पूरी तरीके से रिवीजन करें। जहां जहां आपको संदेह आ रहा है उसको क्लियर करें, और भी कुछ संदेह आपके दिमाग में रह जा रहा है, नहीं जो आपसे क्लियर हो पा रहा है, कल आप हमें बता दें, हम उसे अपने स्तर पे कहीं ना कहीं से क्लियर करके आपको बता देंगे। और ये सारी शुभकामनाओं के साथ में आज के सेशन को हम खत्म करते हैं। किसी का और कोई प्रश्न इससे ही था? जी प्रेरणा जी। ये सर हम ये पूछ रहे थे सर, रस छंद अलंकार से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? मतलब अभी मॉक वगैरह में तो भी अलंकार से कोई प्रश्न बन सकता है क्या, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पिछले 2-3 वर्षों में, 3-4 वर्षों में तो अलंकार से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, है ना? हाँ सर। रस छंद अलंकार से मैंने भी प्रश्न देखे नहीं है, एसएससी जीएसटी में तो नहीं देखा है, बाकी सब में भले ही पूछा हो। लेकिन सर मैं राजेश एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मोटे तौर पे जो है ना, एक सरसरी निगाह आप चाहे तो डाल सकते हैं। मतलब अगर कहीं क्या पता हो सकता है, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, और ऐसी बहुत तेज चर्चा चल रही है कि अक्ष फाउंडेशन वालों ने बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो अब ये तो हालांकि रिजल्ट तय करेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है एक नजर मार ले, कोई बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, हो सकता है एक आध प्रश्न रह जाए। सर हमारे ग्रुप में एक क्वेश्चन था टेंस का, तो आज मुझे पता नहीं चला, और मैं कुछ मॉक्स वगैरह दे रही थी, तो फिर मुझे पता नहीं था कि आज सेशन होने वाला था, तो मैं लास्ट में ज्वाइन की हूँ। तो क्या राजेश जी, जो हमारा वो टेंस वाला मैंने सेंटेंस बोला था, वो क्या डिस्कशन हो चुका है? काल वाला था एक सेंटेंस, या फिर मैं एक बार सर से पूछ लूं? हो चुका, वही जो सर आज नरेशन था। नरेशन नहीं, वो काल था ना, कि उसने ये देखा, तो वो जो हो रहा था ना, मतलब सामान्य भूतकाल आ रहा था। पूछ लीजिए पूछिए क्या है। ओके सर, 1 मिनट सर। था सर, वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो, इस वाक्य में काल कौन सा है?
वर्तमान का क्या है? हाँ, वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। सर ऐसे क्वेश्चन तो हेतु हेतु मन में देखे थे मैंने। संभाव्य भूतकाल उत्तर सर सामान्य भूतकाल दे रहा है और एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं 2-3 जगह देखी, हर जगह इस आंसर सामान्य भूतकाल ही दिया हुआ है सर, इसीलिए थोड़ा सा डाउट। हेतु हेतु मदभूत तो नहीं होना चाहिए कि वो क्रिया कारण दोनों चीजें होती है, मतलब दोनों होना चाहिए। किसी कारण पे कोई क्रिया निर्धारित होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम ही हेतु हेतु मदभूत है। मतलब इसमें मुझे इस वाक्य में सबसे पहले तो दो अलग अलग वाक्य के दो अलग अलग भाग लग रहे हैं। जैसे आपने बोला वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। सर ये तो है उसके। हाँ जी। तो सर मेरे ख्याल से ये इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, मतलब सामान्य में ही होना चाहिए भूत। हाँ। क्योंकि सर उसका हैबिचुअल है ये कि वो ऐसी बातें बनाता ही है जैसे कि उसने कुछ देखा ना हो, ये उसकी आदत है हमेशा से। सामान्य भूत में है, ये प्रश्न है। हाँ। देखिए संभाव्य भूतकाल तो होगा नहीं, आसन्न भूतकाल होगा नहीं। और तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन था ये पूर्ण भूतकाल। हाँ, पूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा। तो एक तो एलिमिनेशन पूर्ण भूतकाल तो होगा ही नहीं। पूर्ण भूतकाल होगा नहीं, संभाव्य भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ इस वाक्य के माध्यम से हम कोई संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम एक तथ्य बता रहे हैं, है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। तो ये तथ्यात्मक सत्य। हाँ, सामान्य भूतकाल ही इसका सही। वैसे ना मुझे ये लगता है कि ऑप्शन में होना वर्तमान की आदत होनी चाहिए थी। मैं ऑप्शंस में कंफ्यूज हूँ थोड़ा। चलिए ठीक है, और कुछ एनीथिंग? चलिए ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा। विशेष तौर पे तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारे हमारी समस्याओं का निराकरण किया। संतोष सर का विशेष आभार। और बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करें। कल का दिन आपके पास में, परसों का दिन आपके पास में। कुछ भी प्रश्न हो आप ग्रुप में डालें, अगर आपको नहीं उसका निराकरण मिल रहा है आप मुझे व्यक्तिगत स्तर पे डाल दें, हम प्रयास करके उसका उत्तर आपको देंगे जो भी प्रश्न आपके बनेंगे। ऐसा कोई शंका लेकर के आप ना जाए एग्जाम हॉल, जो भी शंका है उसका निराकरण कर लें। कल तो सर भारत कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं आज आ रही थी कि सर हमने 15 टेस्ट लगा लिए और उसके बाद, क्योंकि अपने एप्लीकेशन पे 15 टेस्ट ही आप लगा सकते हैं, उससे अधिक एक दिन में नहीं लगा सकते हैं। तो दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक बात तो ये कि अब जो चीजें आपको निरंतर धीरे धीरे करनी है, अचानक से लास्ट 2 दिन में चाहेंगे कि हम 100 टेस्ट लगा ले, तो कहीं ना कहीं वो इतना सही नहीं है। परंतु फिर भी यदि किसी को लगता है कि नहीं मुझे लगाना ही है, तो आपके आईडी से नहीं हो पाएगा, आप मुझे मैं आपको कोई आईडी दे दूंगा जिससे आप और टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों के इस तरीके से मेरे पास आज मैसेज आया कि सर मॉक खुल रहा था, आज अचानक से नहीं खुल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन 2 दिनों में ऐसी कोई समस्या आती है तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मुझे फोन कर लें, डायरेक्ट कॉल करके एक बार, जो भी आपका टेस्ट लॉक अनलॉक होने से जो संबंधी जो समस्या है उसे आप क्लियर करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
तिवारी जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, मैं बोल रहा था कल तो मैच है भारत पाकिस्तान। अच्छा, अरे अभिषेक जी कुछ बोल रहे थे, मैं उसी समय एग्जिट हो गया। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था, मुझे लगा शायद आप कुछ बोल रहे हैं करके। नहीं नहीं सर। कल भारत पाकिस्तान मैच है तो क्या पढ़ाई छोड़ देंगे? हाँ अभिषेक जी, ये सबसे महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। लेकिन यह जो है ना सेल्फ कॉल है, आप अपना मतलब आत्मचिंतन कीजिए और निर्णय लीजिए। इसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं हम लोग। मैं जब 10th में था तो भारत वर्ल्ड कप में था, फाइनल खेल रहा था, जिसमें बुरी तरह से हार गया था ऑस्ट्रेलिया से जिसमें सिर्फ वीरेंद्र सहवाग खेल पाया था। गिल खेलेगा तो देखूंगा। अच्छा, धर्म संकट भाई साहब ऐसा है, सुन लीजिए कि अपने आप को इस काबिल बनाए कि आपके ऑफिस में आपके डेस्क पे कौन सा पास बोलते हैं, वीआईपी पास आ जाए और आप जाके बढ़िया स्टेडियम में बैठ करके, वो भी सामने वाली रो में, पीछे नहीं, सामने वाली रो में बैठ के देख सके। ठीक है जी सर, मैं यही बोल रहा था, आगे मैंने लिखा मैच था। चलते रहेंगे, हर 4 साल में वर्ल्ड कप आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैच देखना, क्रिकेट ये अपनी जगह पे है, परंतु ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, और मेरे हिसाब से आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब और वैसे भी आजकल मुझे तो आजकल 50-50 ओवर के मैच में ऐसा लगता है कि क्या ही समय वेस्ट करना है। लास्ट में आप एक तो उसका रिजल्ट सुन लो और बाद में वो 5-7 मिनट में पूरा मैच दिखा देता है। सारे जो अच्छे जो शॉट्स दिखा देता है वो हॉट स्टार वाले, क्या उसको बोलते हैं, हाइलाइट्स में सर। हाँ, हाइलाइट की भगवान ना करे कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो जिंदगी भर दोष देते रहेंगे, कह रहे उस दिन मैच नहीं देखता तो शायद मेरा अच्छा हो जाता आधा नंबर से चूक गया, 1 नंबर से चूक गया। नहीं तिवारी जी, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चूंकि भारत का मैच है और भारत का मैच वो भी हमारे घोर मतलब पाकिस्तान के साथ में है, तो वैसे तो मतलब बहुत अच्छा होगा और हम जीतेंगे ही जीतेंगे, परंतु बीच में क्या होता है, कई बार वो मैच है इसमें फिर आदमी बेवजह दुखी होता है, बेवजह हार्मोनल इम्बैलेंस होता चला जाता है, तो उसका इम्पैक्ट। अभिषेक जी ना इसका अनुभव वो लोग बताएंगे जिनका मतलब कट ऑफ जहाँ पे होता है ना कि कट ऑफ फॉर एग्जांपल 220 300 152 था तो ये तो 51.5 वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार मेरा एसबीआई में 60 पे कट ऑफ गया था और मेरा मार्क्स था 59.6। तो ये इस टाइप का अगर मेरे साथ सिचुएशन हुआ होता ना तो मैं सब आप लोगों को अच्छा से एक्सप्लेन कर सकता था। बिल्कुल, इसलिए जो है बिल्कुल ये मैच होते रहेंगे, है ना, और ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है ना, सफलता के पीछे सबसे बड़ा रहस्य यही होता है, मतलब ऐसी बातें कही जाती है, मैंने कहीं सुनी थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि अमिताभ बच्चन जो है वो टीवी पे आते हैं निरंतर टीवी पे इसलिए आते हैं कि क्योंकि वे खुद कभी टीवी नहीं देखते। उनका लक्ष्य क्या रहता है कि मैं टीवी पे आऊं और दुनिया मुझे टीवी पे देखे। तो अगर वह अपना वो क्वालिटी टाइम टीवी देखने के लिए खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो शायद कभी टीवी पे नहीं आएंगे, वो वाली बात होती है। तो हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र होता है, एरिया ऑफ परफॉर्मेंस होता है। फिलहाल आपका जो एरिया ऑफ परफॉर्मेंस है वो ये कल और परसों का समय आपके पास है। ठीक है ना, और देखिए मैं आप लोगों के साथ एक तरीके से हम मान के चले कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मैंने आपका आज का शेड्यूल, कल का शेड्यूल, परसों का शेड्यूल पूरा तैयार करके रखा हुआ है कि मुझे जब मैंने जिम्मेदारी ली है तो मुझे मेरी जिम्मेदारी या मेरे कर्तव्य इन 2 दिनों में क्या क्या है। जैसे कल मुझे दिन में क्या करना है, कल शाम को मैंने ऑलरेडी शेड्यूल करके रखा हुआ है। जब मैं इसे शेड्यूल कर रहा तब मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक क्रिकेट मैच भारत पाकिस्तान ये कुछ नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि फोकस हमारा क्या है, 16 तारीख को एग्जाम है ना। ऐसा नहीं कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है या मुझे मैच देखना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, परंतु फोकस अभी जो हमारा है वो 16 तारीख है। इतने सारे आप लगभग 100 लोग जो हैं इन्होंने भरोसा किया हुआ है हम सब लोगों के ऊपर, तो हमें उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो इसीलिए पूरी तरीके से ये पूरा प्लान है कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है और ये सारी चीजें हैं। सो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह है, मेंटर की तरह मान लें, एक बड़े भाई की तरह मान लें, सजेशन है कि आप लोग जो है अपना पूरा फोकस रखें एग्जाम के ऊपर
और 160 टारगेट को ध्यान में रखें। आप ये मान के चलें कि विपक्षी टीम खेल चुकी है, आपको 160 का लक्ष्य मिल चुका है, जो कि 16 तारीख को आपका मैच है ना। आपने वह मैच जीतना है। और इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को समाप्त करेंगे। कल मिलते हैं शाम को। सर संडे का जो सेशन है वो मतलब संडे का क्या प्लान है? मैं सुन नहीं पाई थी। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कल मॉर्निंग में 6:50 to 8:30 8:45 जो भी सेशन हमारा मॉर्निंग में चल रहा है, दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। वो कल भी होगा। वो बहुत उसका फायदा लोगों को समझ में आ रहा है। और आप लिख के रख लीजिए कि जितने भी 30-35 लोग रेगुलर सुबह के सेशन में आ रहे हैं, वे लोग बाकी लोगों से कम 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आएंगे। आप ये लिख के ले लो, क्योंकि ना मतलब उनको वो जो खजाना मिल रहा है उसका फिर वो फील वही समझ सकते हैं, वो कोई और समझ नहीं सकते। कल और परसों ये सेशन तो होंगे ही होंगे, दोनों ही सेशन मॉर्निंग वाले सेशन होंगे। कल रात को 8 बजे से हमारा सेशन है, जिसमें कुछ जो भी टिप्स आप बोल रहे हैं या ट्रिक्स बोल रहे हैं या फिर एक तरीके से एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, 160 प्लस का एग्जाम देने का नहीं, 160 प्लस का क्या है, स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपसे बात करने के लिए एक अनुवाद अधिकारी हैं, वो आएंगी और वो आपसे चर्चा करेंगी। परसों संडे को जो मॉर्निंग का सेशन होगा ही होगा, और दिन में 11 से 1 एज यूजुअल जो हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, वो संडे का भी एक मॉक टेस्ट हम लगाएंगे। और उसके बाद 1 बजे के बाद आप लोग अपने आप को बढ़िया रेस्ट दीजिए और नेक्स्ट डे आप एग्जाम अटेंड कीजिए। सर मैं कहना चाहूंगी कि सर संडे वाला जो सुबह वाला सेशन होगा उसमें आप पूरे टाइम ऐसा जैसा आज का सेशन हुआ है वैसा रखवा दीजिएगा, अगर हो सके तो। चलिए प्रयास करेंगे। हाँ सर, क्योंकि लास्ट एग्जाम से पहले वो ही होगा, फिर तो टेस्ट है। और सर क्योंकि शाम में तो होगा नहीं संडे को, इसलिए आपका मार्गदर्शन मिल जाए सुबह सुबह भी। बिल्कुल बिल्कुल। सर तिवारी सर और संतोष सर भी आए तो अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। अब आप ऐसा मत कहिए कि सर ट्रेन में ही मार्ग नहीं, अब आप ऐसा मत बोलिए कि सर ऐसा कर दीजिए कि थोड़ा थोड़ा आप लोग टिकट करा के एक आदमी कलकत्ता पहुंच जाए, एग्जाम सेंटर से बाहर खड़े हो जाए, और एक आदमी दिल्ली पहुंच जाए और एक आदमी चेन्नई पहुंच जाए। नहीं सर, बस लास्ट नहीं, मिनट वैसे ही कर लाइटर नोट। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। जय हिंद सर। धन्यवाद सर।